अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। राना शमीम के बयान हल्फी के मामले पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई अब 20 जनवरी को होगी और आज खुद अटॉर्नी जनरल ने मीडिया पर्सन्स की हद तक फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अंसार अब्बासी से मुकालमा किया कि अंसार अब्बासी साहिब, आपकी दरख्वास्त आई है, बताएं अदालती ऑर्डर में कहाँ गलती है। तो अंसार अब्बासी ने गलती की निशानदेही करते हुए कहा कि अदालती ऑर्डर में लिखा गया है कि मैंने कहा है कि अगर गलत हकाइक भी हुए तो मुफाद आमा में छापूंगा, लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपने दरख्वास्त में यह भी लिखा है कि आपको नहीं मालूम था कि बयान हल्फी दुरुस्त है या गलत। अगर कोई बड़ा नाम आपको कोई बयान हल्फी देगा तो क्या आप छाप देंगे? बयानिया यह है कि साकिब निसार ने एक केस में जज से बात की। बेंच में तो वो जज साहब शामिल ही नहीं थे। बेंच में तो मैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और मियां गुल हसन औरंगजेब थे। इससे तो ये लगता है कि हम तीनों जजेस इन्फ्लुएंस्ड थे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पहले दिन से कह रहा हूं कि जज तक कोई रसाई नहीं रखता था। अंसार अब्बासी साहिब, आपकी साख पर कोई शक नहीं है, लेकिन आपको गलती का एहसास नहीं है। ना समझी में भी चीज़ें हो जाती हैं। सारी प्रोसीडिंग्स में बहुत कोशिश की कि आपको एहसास हो जाए कि आपने क्या किया है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बयानिया यह है कि बेंचेस कोई और बनाता था। अगर ऐसा है तो फिर इंक्वायरी उनकी नहीं होगी जिनके बारे में लिखा गया, बल्कि इंक्वायरी उन जजेस की होगी जो उस वक्त बेंचेस में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने अंसार अब्बासी से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत इज़हार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है। अदालत सबसे ज़्यादा साइल के हुकूक की मुहाफिज है। मुझ पर जितनी मर्जी तनकीद हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदालत में समाअत मुकदमे की अहमियत का किसी को अंदाज़ा नहीं है। अपने जुडिशल करियर में ये दूसरा तौहीन अदालत का नोटिस लिया है। पहले भी एक ज़ेर इल्तवा केस की वजह से तौहीन अदालत का नोटिस लिया था। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बयान हल्फी के बारे में राना शमीम ने बताना है। हमने राना शमीम का दावा छापा और साथ ही साकिब निसार का दावा भी छापा कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह आपने नहीं, कोर्ट ने तय करना है, आप अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते। अंसार अब्बासी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम मुख्तलिफ बयानात छापते हैं, ये नहीं कहते कि बयान देने वाला सच ही बोल रहा है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि अगर आपको यकीन नहीं था कि बयान हल्फी सच्चा है तो फिर आपने क्यों छापा? अंसार अब्बासी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बयान हल्फी की इशाअत में एहतियात बरती और अदालत या उसके जज का नाम नहीं लिखा। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर ये बयान हल्फी के बजाय सिर्फ बयान होता तो क्या फिर भी आप छापते? इस पर अंसार अब्बासी ने जवाब दिया कि बयान हल्फी के बजाय ये सिर्फ बयान होता तो फिर इसे नहीं छापता। अंसार अब्बासी ने मजीद कहा कि एडिटर डॉन अखबार जफर अब्बास ने कहा है कि उनके पास ये बयान हल्फी आता तो वो भी ज़रूर छापते। उनका सहाफ़त में बड़ा नाम है और हमारे मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि शुक्र है उन्होंने नहीं छापा, वरना उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस मिलता। अदालत में मौजूद PFU के नासिर ज़ैदी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें इस अदालत से इंसाफ मिला है और आप अंधेरे में रोशनी की किरण हैं। अदालत से इस्तदा है कि चार्ज ना फ्रेम करें। तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आलमी इदारे इस अदालत पर इज़हार राय पर पाबंदी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या इस कोर्ट का आखिरी ऑर्डर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भिजवाया गया था? तो नासिर ज़ैदी ने जवाब दिया कि अदालती हुक्मनामा प्रिंट हुआ था और इसका मतन दुनिया भर में गया था। दौरान समाअत राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने दलाइल दिए कि हर रोज़ कोई ना कोई वजीर या मुशीर बयान देता है और उन्हें शाया भी किया जाता है। तौहीन अदालत का एक मुबैना मुल्ज़िम अदालत के सामने नहीं है, इसलिए आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। इस दौरान अदालती मुआविन रीमा उमर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत की आज़ादी इज़हार राय के लिए कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। इस केस में अगर तौहीन अदालत हुई है तो ये उसने की है जिसने बयान हल्फी दिया है। मामला इज़हार राय की आज़ादी के साथ साथ मालूमात तक रसाई का भी है। सहाफ़ी का काम खबर शाया करते वक्त मुनासिब एहतियात बरतना है। अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में साकिब निसार का मौक़िफ़ भी शामिल किया था। सहाफ़ी ने खबर शाया करते वक्त किसी हद तक मुनासिब एहतियात भी बरती थी। बयान हल्फी सोशल मीडिया पर भी चलता रहा, लेकिन खबर में इस हाई कोर्ट या जज का नाम नहीं लिखा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अंसार अब्बासी के मौक़िफ़ में प्रॉब्लम है। इस कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर दिखाएं जिस पर शक भी किया जा सके कि कोई जज इन्फ्लुएंस हुआ है। अदालती मुआविन रीमा उमर ने अदालत से कहा कि माजी में भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मीडिया को किसी ऐसे बयान को छापने पर कसूरवार ठहराया गया हो जिसे देने वाला खुद अपने बयान पर कायम हो। इस अदालत के जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने बहुत इल्ज़ामात लगाए जो सारे मीडिया ने रिपोर्ट किए। इस केस में भी जज साहिब पर नोटिस लिया गया, लेकिन मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि क्या फिर ये बयानिया दुरुस्त है कि सज़ा मुअत्तल करने वाले बेंच किसी के कहने पर बने थे? क्या आप शक कर रही हैं कि इस कोर्ट के बेंचेस किसी के कहने पर बनते हैं? तो रीमा उमर ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, मैं शक नहीं कर रही। फिर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप अदालती मुआविन हैं, प्लीज़ अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखें। एक और अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि लापरवाही की इशाअत पर मुजरिमाना तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। मैं सिर्फ सहाफ़ियों की हद तक फर्द जुर्म आयद करने की मुखालफत कर रहा हूँ। फिरदौस आशिक अवान का तौहीन अदालत का केस देखें। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अदालत की, जिसे तमाम मीडिया ने दिखाया। इस केस में भी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी।
समाअत के दौरान राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने दलाइल दिए कि मैं कहना चाहता हूँ कि राना शमीम ने यह बयान हल्फी लीक नहीं किया। अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानता हूँ, ये अवाम तक सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि इस मौजू पर कम इल्मी की वजह से ऐसा हुआ हो। तो चीफ जस्टिस ने लतीफ़ आफरीदी से कहा कि इस वक्त लतीफ़ आफरीदी बतौर अदालती मुआविन दलाइल दे रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि सहाफ़ी को छोड़ दें और मेरे क्लाइंट के खिलाफ कार्रवाई करें। इस पर लतीफ़ आफरीदी ने अदालत से इस्तदा की कि तौहीन अदालत से मुतालिक अदालती कार्रवाई को ख़त्म किया जाए। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से कहा कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, उनको फेयर ट्रायल का हक होगा। बाकी मीडिया पर्सन्स की हद तक तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की जाए, तहम ये लोग अदालती कार्रवाई के दौरान मौजूद रहें। समाअत के दौरान सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमें खौफ है कि अदलिया से ऐसा कोई ऑर्डर आ गया तो रिपोर्टर के लिए खबर देना मुश्किल हो जाएगा। राना शमीम बयान हल्फी केस में तौहीन अदालत के मामले की समाअत अब 20 जनवरी को होगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है। नून लीग वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है और ये कह रही है कि वज़ीर आज़म फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए वो ओहदा छोड़ दें। साथ ही पीपल्स पार्टी भी 27 मार्च से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है और जहांगीर तरीन, जिनके वज़ीर आज़म से फासले कम नहीं हुए बल्कि बढ़ते चले गए, अब उन्होंने भी मायनी खेज गुफ्तगू शुरू कर दी है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी की बेटी की शादी की तकरीब में जब उनसे पूछा गया कि जहाज़ का रुख नून लीग की तरफ हो सकता है तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि जहाज़ तो हर तरफ जा सकता है। लोग बड़ी कयास रही आपके हवाले से करते हैं। आज मेरे सामने, मैं कहता हूँ उससे फायदा उठा लूँ। क्या समझते हैं कि कोई है, कोई हिलजुल नजर आती है कि ये सिर्फ ये दोस्तियां ही हैं, बस इस तरह चलती रहेंगी? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगी। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। सर, आपकी बात यह है कि आपकी शादी के मौके पे हम आए हैं यहाँ पे, खुशी शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें तो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज हर तरफ जा सकता है, हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई, आप क्या चाहते हैं? सिवाय इमरान खान के सभी मुस्कुराएं तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। तहरीक इंसाफ की सियासत में जहांगीर तरीन के जहाज़ का बहुत जिक्र रहा है और किरदार भी रहा है। गुज़िश्ता दिनों खुद जहांगीर तरीन ने कारकुनों से खिताब में बताया था कि जब 2018 के इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की पंजाब में सीटें कम थीं तो कैसे जहाज़ चला और फिर हुकूमत बनी। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किसा पता है फिर जहाज चला। अल्लाह का शुक्र। हमारी नून से 8 सीटें कम थी। अल्लाह के शुक्र, खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करें, मेरे पे छोड़ दें। क्या जहांगीर तरीन नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं या फिर सिर्फ हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफी तज़किया सलीम साफी साहब। साफी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। साफी साहब, आपकी मुलाकात भी हुई थी जहांगीर तरीन साहब से। अब उनके खिलाफ जो FIA का केस था उसमें तो अब उतनी तेज़ी भी नहीं रही, फिर भी ये इशारा, फिर अयाज सादिक साहब भी बड़े खुश हैं। सिर्फ राबते हैं या बात आगे बढ़ रही है? देखिए, मेरे ख़्याल में राब्ते तो हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी हैं और सियासी जमातों की क़ियादत के साथ भी उनके हैं, और ख़ुद इस शादी में उनकी शिरकत भी मुस्लिम लीग नून की क़ियादत के साथ राब्तों का सबूत है। इस दौरान वो कई मरतबा लंदन भी आए गए, अगरचे उनके इलाज का भी मसला है, लेकिन मेरे ख़्याल में उनका आना जाना सिर्फ इस तक महदूद नहीं था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त या मुस्लिम लीग ज्वाइन करेंगे या फ़िलहाल ज्वाइन करने का वो इरादा रखते हैं। और सब मगर उनके साथ जो लोग थे तहरीक इंसाफ, वो कितना तोड़ने में कामयाब हुई है? कुछ MPs जो बहुत ज़्यादा उनके साथ थे, मीडिया पर भी आते थे, उन्हें तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि मनाया गया। नहीं, देखिए, कुछ लोग तो वक्ती तौर पर मनाए गए, लेकिन अभी आपने उनके जहाज़ का जिक्र किया, तो एक तो ये कि जहांगीर तरीन साहब का सिर्फ जहाज़ का तो जिक्र होता है, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर भी था, उनके बागात भी थे, उनके आमों की पेटियों का भी किरदार था। और फिर मेरे ख़्याल में PTI में जहांगीर तरीन साहब की इन्वेस्टमेंट वो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और इन सब की इन्वेस्टमेंट अगर बिलाक दे
तो उससे तनहा जहांगीर तरीन साहब की इन्वेस्टमेंट पीटीआई में ज़्यादा है। और ये कुछ लोग तो नज़र आ जाते थे कि जो उनके जहाज़ में आ जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग खलवतों में भी जहांगीर तरीन साहब के ज़रिए वो पीटीआई में शामिल करवाए गए। फिर ये जो लोग इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, तो उनके दरमियान ब्रिज और पुल भी वो जहांगीर तरीन साहब थे। आपको याद होगा कि धरनों के मौका पे जब एक तारीख़ी मुलाकात के लिए इमरान खान साहब जा रहे थे और उनकी उस वक़्त हंसी और ख़ुशी और चेहरे पे मुस्कराहट वो दीदनी थी, तो उस वक़्त जहांगीर तरीन साहब ही उनके साथ गए थे। तो जहांगीर तरीन साहब ऐसा नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी या असद उमर या बाकियों की तरह वो पीटीआई के एक ओहदेदार थे, बल्कि पीटीआई को 2011-12 के बाद उस मुकाम तक पहुंचाने, इवन हुकूमत के बाद भी अगरचे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन उनकी हैसियत अमलन वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की थी और वो इमरान खान साहब को भी लीड कर रहे थे और बहुत कुछ वो पार्टी मामलात में नहीं बल्कि हुकूमत के मामलात में भी वो उनके हाथ में था। तो अब मामलात उनके इतने बिगड़ गए हैं कि अगर सिर्फ इमरान खान साहब की मर्ज़ी होती तो जहांगीर तरीन साहब कब के गिरफ़्तार हो चुके होते। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के असर रसूख का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि मुल्क के वज़ीर आज़म की ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद वो गिरफ़्तार नहीं हुए। तो पार्टी के अंदर उनका ग्रुप न सिर्फ इंटैक्ट है, अगर इंटैक्ट है तो उस ग्रुप की वजह से ही वज़ीर आज़म ने अगर कोई रिलीफ इनको मिल गया, बकौल आपके अगर वज़ीर आज़म को ख्वाहिश थी, मगर एक बात तो है ना कि जहांगीर तरीन साहब चाहते थे कि वज़ीर आज़म के साथ उनके मामला तय हो जाए, मगर वज़ीर आज़म ही नहीं माने। हाँ नहीं, वो तो ज़ाहिरी बात है कि उनका पत्ता एक ऐसी जगह से काटा गया था कि उस जगह से अगर किसी का पत्ता काटा जाए तो फिर वो कोई भी हो, वो एक फ़र्द तो क्या एक इदारा भी क्यों ना हो, तो वहाँ पे फिर खान साहब डट जाते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब का पत्ता भी उस जगह से काटा गया था, इसलिए खान साहब नहीं माने। और अगर ये बात होती तो पहले जहांगीर तरीन साहब को क्यों पीएम हाउस में बिठाया गया था, सारे वजारतों की निगरानी भी खान साहब ने उनको दे दी थी। तो इसलिए उनकी अहमियत वो आज भी अपनी जगह पे बरकरार है। और मेरी मालूमात के मुताबिक न सिर्फ ये कि वो ग्रुप इंटैक्ट है, बल्कि इस दौरान दरपर्दा उस ग्रुप में बहुत इजाफा भी किया गया है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को वो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने की सूरत में वो ग्रुप तो वो अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे रह के वो उस ग्रुप को अपने साथ रख रहे हैं। और शायद किसी वक्त पे अगर पूरी पार्टी की नहीं तो उस बड़े दड़े की क़यादत वो संभाल ले, तो वो उस सूरत में मुअस्सर हैं और उनका ग्रुप भी उस सूरत में इंटैक्ट रहेगा कि जब वो पीटीआई में ही रहें। मुस्लिम लीग नून में जाने की सूरत में ये सारा गेम प्लान जो है वो ख़राब होगा। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में बेंच ने इस्लामाबाद में नेवी सेलिंग क्लब की तामीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया और फिर आज 45 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। और अदालती फैसले के मुताबिक आइन के तहत मुसल्लह अफवाज का मैंडेट वाज़ेह है। पाकिस्तान नेवी का ये काम नहीं है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रियल इस्टेट का काम करे, इसलिए पीएन फॉर्म्स का क़याम आइन से तजावुज़ और गैर कानूनी है। पाकिस्तान नेवी और किसी रियासती इदारे का नाम बराह रास्त या बिलवास्ता किसी रियल इस्टेट काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने फैसले में लिखा कि नेवी के हेडक्वार्टर्स के एक दफ्तर के नाम ज़मीन की मुंतकली गैर आइनी और गैर कानूनी है। अथॉरिटी के पास नेवी हेडक्वार्टर्स के एक दफ्तर को एनओसी जारी करने का इख्तियार ही नहीं था। एनओसी का इजरा बगैर किसी कानूनी अथॉरिटी और इख्तियार के किया गया, इसलिए अथॉरिटी यानी सीडीए एनओसी के तहत दी गई ज़मीन को फौरी तौर पर दोबारा हासिल करे और उसकी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा कराए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि पाकिस्तान नेवी ने रावल झील के किनारे और नेशनल पार्क के इलाके में जमीन हासिल की। जमीन का हुसूल गैर कानूनी है। कब्जा की हुई जमीन पर सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी थी। अदालत ने हुक्म दिया कि सेलिंग क्लब की इमारत को 3 हफ्तों में गिराया जाए ताकि कानून की हुक्मरानी बहाल हो। साबिक नेवल चीफ ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए तजावुजात वाली जमीन पर गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके अपने आईनी फर्ज से तजावुज किया। ये इफ्तिताह इसके बावजूद किया गया कि सीडीए और स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन ने उसके हवाले से नोटिस भी जारी किए हुए थे
फैसले के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और इस गैर कानूनी सेलिंग क्लब की तामीर और इसके इफ्तिताह में मुलविस दीगर अफसरान फौजदारी कार्रवाई के मुस्तहिक ठहरते हैं। अथॉरिटीज इस बात को यकीनी बनाएं कि जिम्मेदारान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई फौरी तौर पर शुरू की जाए। अदालती हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत मुलविस अफसरान के खिलाफ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत मिसकंडक्ट की कार्रवाई का आगाज करे। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान नेवी फौरी तौर पर रावल झील में अपनी तमाम तर सरगर्मियों को खत्म करे और गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई तमाम जमीन स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन को वापस करे। स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी इस बात को यकीनी बनाए कि पानी के ज़खायर के करीब तमाम सरगर्मियां फौरी तौर पर बंद की जाएं। अदालत ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की कि वो सेलिंग क्लब और नेवी फॉर्म्स का फॉरेंसिक ऑडिट करे ताकि कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा सके। इस गैर कानूनी अमल के जरिए खजाने को पहुंचने वाले तमाम तर नुकसान की वसूली उन अफसरान से की जाए जो इस गैर कानूनी अमल में मुलविस पाए जाएं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि सेक्रेटरी काबीना डिवीजन अदालती फैसले की कॉपी वजीर आजम और काबीना के सामने रखें और इस्लामाबाद के 1400 स्क्वायर मील एरिया में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की कि वो दरख्वास्त गुजार से रब्ता करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उन्हें या उनके शौहर को इस फैसले के हवाले से हिरासा न किया जाए। अदालत ने मजीद लिखा कि इस केस की कार्रवाई खुद अदालत के लिए परेशान कुन थी क्योंकि मुसल्लह अफवाज की एक शाख पाकिस्तान नेवी और उसके चीफ एक तरफ थे और दूसरी तरफ अवाम जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इदारे बनाए गए हैं। इस कानूनी कार्रवाई की नोयत बिलाशुबा अवामी मुफाद में नहीं थी क्योंकि उसके मुसल्लह अफवाज की साख पर असरात होते। अदालत ने लिखा कि बदकिस्मती से नेवल चीफ और दीगर अफसरान जिन्होंने कानून को हाथ में लेने का फैसला किया और आइन में दिए गए इख्तियारात से तजावुज़ किया उन्हें इस शर्मिंदगी का कसूरवार करार दिया जा सकता है जो उन्होंने बहादुर और प्रोफेशनल सिपाहियों को पहुंचाई। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हैरानकुन तौर पर नेवी के चीफ ने अपने जवाब में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्लब की तामीर में पब्लिक फंड इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि फंड पाकिस्तान नेवी वेलफेयर फंड ने फराहम किए थे। कानून के मुताबिक नेवी वेलफेयर के नाम पर कोई सरगर्मी नहीं कर सकती। इसके अलावा नेवी को कानून के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई जमीन पर रिक्रिएशनल सेंटर कायम करने की इजाजत नहीं है। तमाम तर गैर कानूनी इकदाम और आइन की संगीन खिलाफवर्जी के बावजूद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मखसूस एलीट क्लासेस जैसा कि मुसल्लह अफवाज के अफसरान, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी अफराद को इस क्लब की मेंबरशिप दे दी गई। ये केस जुलाई 2020 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और अब अदालत ने दोनों फरीकों को सुनने के बाद नेवी सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया है और उसे 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क में इस वक्त एक बहरान है जिसकी वजह से मजीद बहरान जन्म ले सकते हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में खाद का बहरान पैदा हो गया है और खदशा है कि इस बहरान से गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। हुकूमत अगले साल रिकॉर्ड गंदम की पैदावार की उम्मीद कर रही है, साथ ही दावा करती रही है कि मुल्क में इस साल खाद की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, मगर मुल्क में इस वक्त किसान एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें खाद नहीं मिल रही है। तहरीक इंसाफ के 3.25 साल से एक काम मुसलसल होता आया है कि हुकूमत दावा कुछ करती है, बाद में होता कुछ और है। 2018 में आते ही दावा करके गंदम और चीनी बरामद कर दी गई कि वाफिर मिकदार में चीनी और गंदम मौजूद है, फिर चीनी और गंदम की कमी हो गई। मुल्क में दोनों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। सस्ती बेचकर हुकूमत को महंगी चीनी और गंदम दरामद करना पड़ी। फिर 2020 में कम पैदावार हुई मगर वक्त पर गंदम दरामद नहीं की गई। फिर बहरान आ गया, कीमतें और बढ़ गई। फिर दावा किया कि वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है, मगर फिर वजीर खुराक फ़खर इमाम ने असेंबली में कहा कि पता नहीं गंदम कहाँ गायब हो गई। अजूबा है कि पहली दफा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। फिर 2021 आया और हुकूमत ने दावा किया कि तारीख की सबसे ज़्यादा यानी 27 मिलियन टन गंदम पैदा हुई है, इससे ज़र मुबादला बचेगा, कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। मगर फिर बहरान आने लगा, फिर कीमतें बढ़ने लगी और सवाल पैदा हुआ कि हुकूमत ने गंदम की पैदावार को कहीं बढ़ा चढ़ाकर तो पेश नहीं किया था और फिर 30 लाख टन गंदम बरामद करने का फैसला किया। मुल्क का करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादला ज़ाया किया, मगर हुकूमत ने वादा किया कि आइंदा गंदम की मज़ीद रिकॉर्ड पैदावार होगी। साथ ही दावा किया गया कि मुल्क में तारीखी खाद की पैदावार है, यानी किसान को कोई कमी नहीं होगी और ज़रूरत के मुताबिक खाद मुल्क में मौजूद है। मगर अब किसान एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें खाद नहीं मिल रही है। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने एक हफ्ता पहले ट्वीट किया था कि वफाकी काबीना के फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस की फराहमी को फौकियत के बाद 2 लाख टन इजाफी यूरिया नवंबर और दिसंबर के महीनों में बनाई जा चुकी है, जिससे $200 मिलियन की दरामदाद की मद में ज़र मुबादला की बचत हो चुकी है। तमाम प्लांट्स अब भी चल रहे हैं। और इस ट्वीट के ठीक एक हफ्ते बाद कल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि ECC ने चीन से 1.5 लाख टन खाद दरामद करने की मंजूरी दे दी है। 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। जनवरी से 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। आलमी मंडी में बहुत ज्यादा कीमत के बावजूद हमारे किसान को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। और आज भी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर और वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मुल्क में रिकॉर्ड खाद की पैदावार हुई है, कमी हो ही नहीं सकती।
दुनिया के अंदर इस वक्त यूरिया 11,000 रुपए फी बोरी बिक रही है। पाकिस्तान के अंदर ये 1,800 रुपए की कीमत पे बिक रही है। 400 अरब की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। कीमतों की इतने ज्यादा फर्क की वजह से प्रेशर है। स्मगलिंग के ऊपर भी भरपूर नजर रखी हुई है। 4,40,000 बोरी यौमिया की बुनियाद पर जनवरी के अंदर दी जाएगी। चीन ने हुकूमती जराए के थ्रू 20 लाख बोरी देने का फैसला किया है और वो यूरिया पोर्ट पर आ गई है। अगर जरूरत महसूस हुई हम उनसे और भी रिक्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है। यूरिया की सबसे ज्यादा पैदावार जो है पाकिस्तान की तारीख में वो 2021 में हुई। अभी भी ये तमाम प्लांट्स जो हैं इनको बिला ताअत्तुल गैस की फराहमी जो है वो जारी है। 25,000 टन यौमिया यूरिया जो है वो पाकिस्तान में बन रहा है। मगर इन तमाम तर दावों के बावजूद किसान को खाद की किस कमी का सामना है, किस तरह लाइनों में लगना पड़ रहा है और ब्लैक में महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। पंजाब के 5 शहरों से किसानों की राय दी। लाइन में लगते हैं, खाद मिलती नहीं, ब्लैक में मिलती, ब्लैक में इतने पैसे मांगते कि हम भर नहीं सकते। जो उनको खास आदमी हो उनको वो दे देते हैं, वरना सुबह से लेकर शाम तक चक्कर लगा के ना लाइनों में लग के ना वापस चले जाते हैं। सुबह से शाम तक जलीलो खार होते हैं। पैसे ज्यादा भरने के बावजूद भी खाद नहीं मिलती। जो तलग वाले हैं उनको खाद मिल जाती है। खाद लेने आते हैं, सुबह से शाम को घर चले जाते हैं। कभी ट्राला आता है कभी नहीं आता। हम रोज ऐसे हमारी फसल तबाह हो रही है। सुबह से आते हैं, शाम से चले जाते हैं, खाद मिल ही नहीं रही। 2 महीने हो गए यही सिलसिला चल रहा है, खाद मिल ही नहीं रही। रोज आते हैं इधर लाइन लग जाते हैं, कहते हैं जी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, लेकिन एक बोरी भी नहीं मिलती। 2500-2600 रुपए की ब्लैक में मिल रही है। बोनों के ऊपर लिखा है 1770 रुपए। 2 बोरियां देते हैं कार्ड के ऊपर। लोग लाइनों में सुबह से आके शाम तक लगते हैं। जिनके तल्लुकात है वो 100-200 बोरी लेके चले जाते हैं। खाद देना हुकूमत की जिम्मेवारी। हुकूमत हमें खाद दे, जिधर से भी दे। खाद बन रही है ना पाकिस्तान में, गैर मुल्क से तो नहीं आ रही। वो जंगल में चली गई, जमीन दोज हो गई, कहाँ गई है खाद? सुबह निकलता हूँ, सारा दिन लंबी लंबी कतारों में इस सख्त सर्दी के अंदर जलीलो ख्वार होता हूँ, मगर मुझे पैसों से यूरिया खाद मुयसर नहीं होती। एक बोरी भी कहीं से 2 मिल जाए तो वो भी ब्लैक पे मिल जाती है। कहीं से ब्लैक पे खाद दे भी रहे हैं तो 2500-2600 रुपये रेट है। ब्लैक रेट पे 2700-2800 रुपये पे खाद की बोरी बड़ी तकलीफ से मुयसर होती है। तहरीक इंसाफ का ऐसा दौर आया है, ना खाद मिल रही है, ना चीनी मिल रही है, ना मिर्च मिल रही है, ना वजीर आला हमारा कुछ कर रहा है, ना कोई गवर्नर कर रहा है। हमारा पाकिस्तान का इन लोगों ने बेड़ा खराब कर दिया। जो पैसे वाले हैं उनको पहले डील कर देते हैं, भी आप ले लें। करप्शन है और क्या है। एड़ी नहीं रही, पैसे जेब जब आप आगे फिर के आन दें, हम मिलती नहीं। पैसे भी हमारी जेब में है, तो उसके बावजूद हमें खाद नहीं मिल रही। सुबह जाते हैं, शाम को वैसे ही वापस आ जाते हैं। खाद मिल ही नहीं रही। अगर मिल रही है तो वो ब्लैक में मिलती है। वो ब्लैक में पहले ही हम तो पूरे हो चुके हैं। अगर खाद नहीं मिलेगी तो गंदम की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जखीरा अंदोज और स्मगलिंग करने वाले एक बार फिर फायदा उठा रहे हैं और सूबाई और वफाकी हुकूमत रोक नहीं पा रही है। हुकूमत बार बार कहती है कि यह बहरान मसनूई है और इस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा, लेकिन हुकूमती दावे और वादे एक बार फिर नाकाम होते नजर आ रहे हैं। पंजाब के किसान गुज़िश्ता 1 माह से खाद की कमी पर एहतजाज कर रहे हैं और उनका दावा है कि हमें इस वक्त शनाख्ती कार्ड दिखाकर सरकारी रेट पर 50 किलो खाद की सिर्फ 2 बोरियां लेने की इजाज़त है, जबकि इस बहरान का फायदा उठाते हुए इस वक्त वही खाद की बोरियां ब्लैक मार्केट में हुकूमती रेट से बहुत महंगी फरोख्त हो रही हैं। इस वक्त 50 किलो यूरिया की एक बोरी का हुकूमती रेट 1768 रुपये है, जबकि ब्लैक में यही 50 किलो यूरिया की बोरी 2500 रुपये तक में फरोख्त हो रही है। इससे पहले जब गंदम की काश्त के वक्त डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP की कीमत में भी इसी तरह का इजाफा करके उसका बहरान पैदा हो गया था। 50 किलो की एक DAP की बोरी जो पहले 6000 में फरोख्त हो रही थी वो 8500 में फरोख्त होने लगी थी और अब ऐसा ही यूरिया का बहरान पैदा हो गया है। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि काबीना ने पंजाब हुकूमत को यूरिया की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा है, जिसके नतीजे में यूरिया की सूरत हाल में 48 घंटों में वाज़ेह बेहतरी आ जाएगी। ने पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप जो होर्डिंग है और जो स्मगलिंग है उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करें। एक मसनूई किल्लत कई जगहों के ऊपर है, वो अगले 48 घंटों में वाज़ेह बेहतरी वो आ जाएगी। लेकिन फवाद चौधरी के इस ऐलान को 10 दिन गुजर गए हैं पर सूरत हाल में कोई वाज़ेह बेहतरी नहीं आई है। मगर ये बहरान नवंबर में ही पैदा हो गया था और किसानों की शिकायत सामने आ रही थी। तो देखिए, वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जिम्मेदारी 25 नवंबर को ही सिंध हुकूमत पर डाल दी थी और कहा था कि हम सप्लाई चेन ठीक कर रहे हैं।
आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है और हमारी प्रोडक्शन इजाफी है, लेकिन पे होर्डिंग शुरू हो गई। 53% यूरिया सिंध चली गई है और पंजाब में 4% कम पिछले साल से इस वक्त यूरिया आई है। हम ये सारी सप्लाई चेन सही कर रहे हैं। किसी को कंट्रोल रेट से ऊपर आई तो आप डीसी ऑफिस और एसी ऑफिस को रब्ता करें। ये सिंध सेफ हेवन क्यों बन गया है, इससे कितना नुकसान हो रहा है मुल्क का। मगर किसानों की तंजीम पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोकर के मुताबिक सिर्फ सिंध में नहीं, हर जगह ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। सर, बदकिस्मती से इस मुल्क में जो भी मिनिस्टर आता है, कोई भी बात करता है, वो सियासत करता है। हालांकि ज़राअत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें पाकिस्तान के लिए बात करनी है, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए बात करनी चाहिए। अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर इस इशू को देखना चाहिए। अब पंजाब में भी ब्लैक हो रही है, सिंध में भी ब्लैक हो रही है, KPK में ब्लैक हो रही है, बलूचिस्तान में ब्लैक हो रही है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता किसी एक सूबे में हो रही है, सारों सूबे में हो रही है। हमारे साथ खालिद खोखर साहब भी मौजूद है। खालिद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत दावा कर रही है स्मगलिंग पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, चीन से भी मंगा ली है, लोकल प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। उम्मीद की जाए कि कम से कम जो अगली फसल है वो नहीं मुतासिर होगी और जो कुछ हुआ है उस पर भी गंदम की एक बेहतर फसल हमें देखने को मिलेगी। हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है ना, तकरीबन 6.5 मिलियन टन की है यूरिया खाद की, और हमारी खपत भी तकरीबन इतनी का है। इस दफ़ा ख़ुसूसन गंदम के हवाले से मैं बात करूँगा। गंदम में तकरीबन 15 से 20% फास्फोरस खादों का कम इस्तेमाल हुआ, जिसमें DAP, नाइट्रोफास, SSP खादें कम इस्तेमाल हुई हैं, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ गया था, महंगाई बहुत थी, काश्तकार ख़रीद नहीं कर सका। इसी तरह यूरिया में जब काश्तकार लाइनों में लगाया तो काश्तकार को दिक्कत पेश आई लेने में, तो वो भी उससे कम इस्तेमाल हुई है। क्योंकि उसकी वजह मेन ये है कि उसकी होल्डिंग हुई है और स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। पंजाब हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बहुत कोशिश की है, नेक आदमी है, लेकिन उसके बावजूद ही स्मगलिंग भी हो गई है और होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम मनहसल कौम ऐसे हैं, कोई भी हमारे हाथ चीज़ें हम जाने नहीं देते मुनाफाखोरी करने में। इंडिया में भी सेम पोजीशन यही है कि इंडिया में भी वहाँ पे DAP का इस्तेमाल कम हुआ है और यूरिया का इस्तेमाल कम हुआ है। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान में खदशा है कि 5 से 10% गंदम में कमी ना आ जाए, और इंडिया में भी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ, खुदा ना खास्ता अगर दोनों मुल्क इंटरनेशनल मार्केट में चले जाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही गंदम का रेट बहुत ज़्यादा, फिर और ज़्यादा हो जाएगा। हमने गंदम खरीद करनी होती है यूक्रेन से या रशिया से। फिर यह है कि रशिया और यूक्रेन की फ़ौजें इस वक्त ना जंग के लिए तैयार हैं, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। फिर यूक्रेन से मैक्सिमम ऑर्डर जो बुक करवा लिए हैं वो करवा लिए मिडिल ईस्ट ने। तो इसलिए हमें अभी से इस पे फोकस करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी दुनिया का नंबर 1 इशू है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चला गया है। मतलब अगर हुकूमत का दावा है कि अब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड पैदावार हुई है, दरामद भी कर ली है, पैनिक बाइंग इस वक्त नहीं होनी चाहिए। खुसरो बख्तियार साहब कह रहे हैं बहुत इस वक्त खाद मौजूद है मुल्क में। देखें जी, खुसरो बख्तियार साहब की बात पे तो मैं कोई तबसरा करना नहीं चाहता, क्योंकि अब वो काश्तकार नहीं रहे, वो कारोबारी बिजनेसमैन बन गए हैं जी। माशाल्लाह जी, एक भाई फेडरल मिनिस्टर है, एक सूबाई वजीर है, और उन्होंने सही रिपोर्ट ही नहीं पेश की प्राइम मिनिस्टर को। मैं यकीन से कह सकता हूं अगर शुरू से वो सही रिपोर्टिंग करते, मैं एज ए काश्तकार मैं 6 महीने पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं कि कमी आ सकती है। हम 3 महीने पहले कह रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ रही है, इसकी स्मगलिंग हो सकती है। क्या खुसरो बख्तियार साहब इस मिनिस्ट्री में बैठे थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उन्होंने आखिरी वक्त तक प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है? ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब को जब इसी कैबिनेट मीटिंग में जब दूसरे वज़रा ने सब ने कहा है, मिनिस्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी ने आज से 1.5 माह पहले प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, अब दोबारा लेटर लिखा है। अब जाके कैबिनेट में जब दूसरे वजीर साहबान जब वो चीखे हैं, जब चिल्लाए हैं, तब जाके खुसरो बख्तियार साहब ने 50,000 टन के फौरी ECC में लेके गए हैं कि हम बाहर से मंगवा लें। खुसरो बख्तियार साहब की तो जिम्मेदारी बनती है। मैं तो ये कहूँगा कि उनका इस पर जवाबदेही होनी चाहिए कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला बन गया। देखिए ना, हर साल हमारी को 225% आबादी बढ़ रही है। अगर हमारी गंदम ना बढ़ी हम क्या करेंगे? हम ज़रूरी मुल्क कहलवाने के लिए ज़रूरी मुल्क है, लेकिन आज हमारी पोजीशन क्या है कि हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तमाम सब्जियां इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यानी कि ये कोई बात बनती है? मगर खोखर साहब, अगर यहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, अगर पहले भी मंगा लेते, सब्सिडी दे के किसानों को देते, तो उस वक्त भी तो स्मगलिंग हो सकती थी, तो फिर क्या फ़ायदा होता अगर मंगा लेते? देखें जी, एक्चुअली तक हमें रियासत की रेट कायम करनी पड़ेगी। रियासत की रेट होनी चाहिए। रियासत की रेट नहीं है, ये लोग फ़ायदा उठा जाते हैं, होल्डिंग करने वाले और स्मगलिंग करने वाले। मैं एक और अहम इशू की तरफ आज तवज्जो आपकी देना चाहता हूँ। बहुत अहम इशू है कि IMF के प्रेशर में इस वक्त हमारे जिन बीजों के ऊपर GST लग गई है, जिसमें चावल का बीज है, जिसमें किरोला का है, जिसमें सूरजमुखी का है, जिसमें सब्जियों का बीज है, इस तरह खल पे लग गई जो जानवरों का इस्तेमाल होता है, बिनौला पे लग गई है,
और बिनोला ऑयल पे लग गई है, कॉटन सीड पे लग गया, GST लग गई है। देखिए, हम एक तरफ तो चाह रहे हैं कि हम खुद कफील हों ज़राअत में, हम फूड सिक्योरिटी को हल करें, दूसरी तरफ अगर हम GST लगा देंगे, अपने काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे IMF के प्रेशर में, तो फिर हम पीछे चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपको, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं कि आरिफ नकवी की कंपनी से फंडिंग लेना तहरीक इंसाफ के लिए मसला बन सकता है। मज़ीद रखा आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अपोजिशन वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। अपोजिशन हुकूमत पर तहकीकात पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगा रही है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी गैर मुल्की फंडिंग बुटॉन क्रिकेट नामी कंपनी की है, जिसके मालिक पाकिस्तानी बिजनेसमैन आरिफ नकवी हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी की कंपनी ने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन 2013 से पहले $21 लाख की फंडिंग की थी, जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ को मिलने वाली तमाम गैर मुल्की फंडिंग में सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक किसी भी गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग की मुमानियत है। और आरिफ नकवी इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की फंडिंग और फंड रेजिंग में अहम किरदार अदा कर चुके हैं और उनके तहरीक इंसाफ और इमरान खान से करीबी ताल्लुकात ढके छुपे नहीं हैं। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद आरिफ नकवी हुकूमती मीटिंग्स में भी नजर आए और जब इस हवाले से असद उमर से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि हुकूमत उनके तजर्बे से फ़ायदा उठा रही है। एक से ज्यादा मीटिंग आरिफ नकवी अटेंड कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो क्या एक से ज्यादा मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आरिफ नकवी साहब, जिनका नाम इस स्कैंडल में आ रहा है, अटेंड कर चुके हैं। मतलब नाम अभी 5 मिनट पहले आया है स्कैंडल में, बट उसको देख जी बिल्कुल कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक की जो शेयर्स हैं वो अबराज के पास है। अबराज का जैसे आपने कहा यूएई के अंदर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अंडर प्रेशर आए हुए हैं, लिक्विडेटर्स वहां पे हैं, तो वो इस एसेट को बेचना चाहते हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक एक चाइना की बड़ी पावर कंपनी है, वो इसको खरीदना चाहती है। वो मामला जो है पिछले कोई कम से कम, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन कम से कम 1 साल से वो मामला चल रहा है। ECC के अंदर भी वो मामला आया था कि इसको देखा जाए। एक कमेटी बनाई हमने, रज़ाक दाऊद साहब को उसका चेयर बनाया है कि आप मामले की तहकीकात करें, क्योंकि हम जा रहे हैं चाइना, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं पहले हफ्ते में चाइना। उससे पहले हमारे पास एक वाज़ेह मौक़िफ़ होना चाहिए कि या तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन हो जो हुकूमत पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल हो, जिस पे ये डील हो सके, या हम उनको बता सकेंगे कि हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात है इसलिए अभी ये नहीं कर सकते। मगर के इलेक्ट्रिक की वो डील वाजबात के मसाइल की वजह से नहीं हो सकी। और साबिक DGFIA बशीर मेमन हमारे ही प्रोग्राम में दावा कर चुके हैं कि जब वो DGFIA थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आरिफ नकवी की कंपनी के खिलाफ तहकीकात पर उन्हें बुलाकर बरहमी का इजहार किया था। 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बुला लिया कि जी इंपॉर्टेंट केसेस पर डिस्कशन होगी। बात जो डिस्कशन शुरू हुई इस बात पे हुई कि मरीम नवाज पे कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ पे कुछ नहीं किया, शहबाज शरीफ पर कुछ नहीं किया, ख्वाजा आसिफ को भी छोड़ दिया, फलाने को भी छोड़ दिया। अच्छा, मुझे लगा कि टेम्परेचर कोई अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद आरिफ नकवी की बात हुई कि आरिफ नकवी का, मैंने कहा जी आरिफ नकवी के पैसे हमारे नहीं है, मेरे भी है, ज़ाहिर है मेरे मुल्क के पैसे हैं तो मेरे हैं, मेरा उतना ही हिस्सा बनता है उसमें जितना कि एक आम आदमी का बनता है। हम सबके पैसे 87 अरब रुपए हमने साबित किया था उसके ऊपर। जो गैस के पैसे दे नहीं रहा था, सुई सदरन गैस के पैसे थे। तो उस बात पे भी वो पहले भी 3-4 मरतबा पहले भी मुझे बता चुके थे कि तुमने कंपनी को तबाह कर दिया। उस दिन तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि तुमने कंपनी को तबाह कर दिया और कंपनी तबाह बर्बाद हो गई। मैंने कहा जी कंपनी तो अब ज़ाहिर है कोई और पॉलिसीज़ होगी। अब FIA का मैं गरीब आदमी, मतलब हमारी क्या हैसियत है कि हम किसी कंपनी को बर्बाद और ख़राब कर सकें। के इलेक्ट्रिक के हवाले से कह रहे हैं, मतलब हमने ज़ाहिर है इंक्वायरी तो करनी है ना। सॉरी, के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैंने कहा जी ब्लूमबर्ग में उसके लिए कोई मैंने पढ़ी थी एक स्टोरी। मैंने कहा जी ब्लूमबर्ग में भी स्टोरी आई है, मतलब हम क्यों, मतलब मेरा क्या कसूर है उसमें? अगर उसने पैसे तो उसने खाए हैं ना, तो वो शर्मिंदा होना चाहिए उसको, और जिसके पैसे परेशान उसको होना चाहिए। मैं क्यों खामा खामे, आप क्यों मुझसे नाराज़ हो रहे हैं? नाराज़ तो हो कि जिसने पैसे खाए हैं, और नहीं वो मेरा दोस्त है, तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम्हें पता भी है फिर भी तुमने। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कोरोना की 5वीं लहर कराची को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही है और कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई है। कराची में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह की वजह तेज़ी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट है। सिर्फ आज कराची में ओमिक्रॉन के मजीद 30 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद शहर में ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद की तादाद 163 हो गई है। सिर्फ कराची नहीं, लाहौर में भी कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं। मस्बत केसेस की शरह एक रोज़ में दुगनी होकर 5.7% हो गई है, जबकि लाहौर में भी ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 242 हो गई है और इस्लामाबाद में 34 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए और SOPs पर अमल दरामद कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।